वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 12 है और ये आखिरी पार्ट भी है। इस पार्ट के पहले के वीडियो आप लोग सभी देख लें, ये पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल की बात है। न्यूमेरिकल हम लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बोर्ड पर करा देंगे। अब बात करते हैं इसमें ठोसों में अपूर्णता या बिंदु दोष। ये क्या है? आयनिक क्रिस्टलों में परमाणु या आयनों की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने को बिंदु दोष कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमने दो दोषों को लिया है। तो पहला है शॉक्टी दोष। आयनिक क्रिस्टलों में यह दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कुछ धन आयन और उसी संख्या में ऋण आयन अपनी उचित जगह अर्थात जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्ति बना देते हैं, यानी होल बना देते हैं। तो उसे हम शॉक्टी दोष कहते हैं। जैसे या इसके अगर अन्य परिभाषा की बात करें तो धन आयनों द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान तथा ऋण आयनों द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान की संख्या बराबर होती है। जैसे NaCl, KCl, CHCl, KBr आदि ये इसके उदाहरण हैं। जैसे ये देख सकते हैं उदाहरण कि यहाँ पे एक ही M पॉजिटिव गायब है, जहाँ पे ये देखिए एक M पॉजिटिव गायब है, एक Cl यानी यहाँ होता तो क्या होता, X निगेटिव आयन होता और यहाँ पे होता तो M पॉजिटिव आयन, यानी धन आयन और ऋण आयन दोनों बराबर गायब हुए हैं, यानी दोनों समान मात्रा में विलुप्त हुए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? शॉक्टी दोष। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। अगला फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है? फ्रेंकल दोष में इस प्रकार के दोष में अब उत्पन्न होता है जब कोई आयन अपने नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय रिक्त स्थान में अपना स्थान बना लेता है और जालक बिंदु रिक्त हो जाता है, अर्थात धन आयन और ऋण आयनों के आकार में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कौन कौन से हैं? जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि। उदाहरण ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्रिस्टल जालक को यहाँ से छोड़ा और पहुँच गया बीच में। यही कारण है कि ये क्या कहलाता है? फ्रेंकल दोष। तो आप समझ गए होंगे। फिर हम ठोसों के गुण की बात करते हैं। ठोसों को गुण की बात करेंगे तो विद्युतीय, चुंबकीय, पराविद्युतीय आदि गुणों की बात करेंगे। इसमें गुण संरचना संगठन की बात करेंगे। विद्युतीय गुण सभी ठोसों की चालकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उन्हीं के आधार पर ये चालक, कुचालक या अर्धचालक या विद्युत रोधी और अर्धचालक 3 प्रकार के होते हैं। 1 बाय 1 इनका अध्ययन करते हैं। चालक की बात करते हैं तो वे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता या सरलता से कर सकते हैं चालक कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। कुचालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता या नगण्य होता है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के रोधी कहलाते हैं या कुचालक कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अर्धचालक की, इसके उदाहरण रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। और बात करें अगर हम अर्धचालक की, तो अर्धचालक के उदाहरण क्या हैं? सबसे पहले अर्धचालक जो कि वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता यानी चालकों और कुचालकों के मध्य होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो चालक और कुचालक के बीच के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक, जिसका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। फिर अर्धचालक
दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालकों के प्रकार की बात करेंगे तो निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक वे होते हैं, वे शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, निज अर्धचालक कहलाते हैं। तो इसमें शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनकी संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम रेड से कर दिए हैं, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता 4 होती है, ये बात याद रखें। आगे उदाहरण दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ सभी कोष दिखाए गए हैं और सब में इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो ये कौन से हैं, ये निज अर्धचालक हो गए। बात करते हैं बाह्य अर्धचालक की। तो बाह्य अर्धचालक में 2 प्रकार के हो सकते हैं, इनकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं, इसीलिए ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एन टाइप। एन टाइप वे होते हैं जिनकी संयोजकता 5 होती है और पी टाइप वे होते हैं जिनकी संयोजकता 3 होती है। उदाहरण में देख सकते हैं आप, ये 5 हैं तो ये क्या हैं, पी टाइप। ये क्या हैं, सॉरी ये एन टाइप हैं क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी है, 5 है। फिर बात करते हैं पी टाइप की, तो इनकी संयोजकता कितनी है, 3। इनकी संयोजकता कितनी है, 3। ये क्या हो जाएंगे, पी टाइप। तो ये तो फिर बात करते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल या दुर्बल रूप से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। यही क्या कहलाता है, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण आगे बताया गया है। चुंबकीय गुण आप जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू n+2 Bm यानी बोर मैग्नेटॉन होता है, जहाँ पर n क्या है, परमाणु या आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Bm क्या है, बोर मैग्नेटॉन है, चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम कहते हैं। और n जो है वो परमाणु या आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। इसकी को हम आपको अगली सारणी में एक सारणी प्रस्तुत कर रहे हैं, उस सारणी में आप अगली स्लाइड में देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो ये संक्रमण धातुओं में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण इनमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ये बहुत काम आने वाला है आपको फर्स्ट पार्ट के आखिरी पार्ट में भी ये काम आएगा, बहुत जगह ये काम आएगा। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से याद रखें। तो वर्गीकरण की बात करते हैं। क्षेत्र में संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 प्रतिचुंबकत्व, या इसे प्रतिचुंबकीय भी कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, जिन धातु परमाणुओं अथवा आयनों में समस्त युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अर्थात एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वह प्रतिचुंबकीय गुण कहलाते हैं। जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयन, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, क्यूप्रस आयन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये अगर हम सैंपल में देखेंगे तो ये अपने क्षेत्र में रहते हैं। फिर ये जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि समय बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको ये बहुत डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, आसानी से समझ सकते हैं सिंपल। और यहाँ पे क्या है कि दोनों में सार्थ और नाउथ पोल लगे हुए हैं, यानी ध्रुव लगे हुए हैं चुंबक के, तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आसानी से चित्र में देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अनुचुंबकीय, जिन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं।
फिर तीसरे फेरोचुंबकत्व, यह एक प्रकार का अनुचुंबकी होता है, लेकिन इसकी तीव्रता क्या होती है, अनुचुंबकत्व से कई गुना अधिक होती है। इस प्रकार का गुण आयरन, कोबाल्ट, निकिल आदि धातुओं में पाया जाता है, अतः इसको फेरो चुंबकत्व कहते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप समझ लीजिएगा। फेरो चुंबकत्व में एक ही दिशा में सारा चक्रण होता है, ये आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो विपरीत फेरो चुंबकत्व, इस प्रकार के पदार्थों में कुल मिलाकर चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। विपरीत और समान आवेश बराबर होते हैं, अर्थात उनकी चक्रण की दिशा विपरीत होती है, इसीलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। यानी जितने एक दिशा में होंगे उतने ही उसके विपरीत दिशा में होंगे, इसीलिए इनका चक्रण क्या होता है, शून्य होता है, दो आघूर्ण शून्य होता है। ये अधिकांशतः 23 से 29 तक के होते हैं जो इसके उदाहरण होते हैं। और फिर हम बात करेंगे आखिरी फेरोचुंबकत्व। यह फेरोचुंबकत्व तथा विपरीत चुंबकत्व के मध्य का प्रभाव है, जिसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करते हैं। इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। यह गुण Fe3O4 द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया।